अभी तक हमने पढ़ा था कि सामंतवाद के आधार पर अर्थव्यवस्था चल रही थी, और जो पुराना लेक्चर है उसमें हमने देखा कि 1500 के बाद एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं वाणिज्यवाद। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे वाणिज्यवाद, या जिसको हम बोलते हैं मर्केंटिलिज्म। इससे आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि वाणिज्यवाद या मर्केंटिलिज्म क्या है, क्यों आया। थोड़ी बहुत चर्चा हमने इसकी पहले के लेक्चर में कर ली थी, आज हम इसको कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद हम आगे समय को लेकर चलेंगे कि मर्केंटिलिज्म के बाद कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म के बाद सोशलिज्म कैसे आता है। तो देखिए, जैसा मैंने कहा था कि जो हम टाइम पीरियड देख रहे हैं, इसको हम अगर देखें तो इसके पहले का जो टाइम पीरियड था जिसमें सामंतवाद था, जिसमें सामंतवाद चल रहा था, ये खत्म होने लगा। और कैसे खत्म हुआ, सामंतवाद क्यों कमजोर हुआ, तो मैंने आपको बताया कि सामंतवाद का जो आधार था वो था स्लेव सिस्टम या बंधुआ मजदूरी पे आधारित था। तो जैसे ही दास प्रथा या स्लेव सिस्टम या बंधुआ मजदूरी व्यवस्था खत्म हुई या कमजोर हुई, जिसके पीछे कारण था कि एक तो मैंने आपको बताया कि धर्म का रोल कम हुआ, धर्म का रोल कम हुआ, तर्क का रोल ज्यादा हुआ, विज्ञान का महत्व बढ़ा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी तक जो शोषण हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं उस मेन कारण धर्म का था। धर्म के नाम पर ही दास प्रथा या बंधुआ मजदूरी जैसी व्यवस्था विस्तार ले रही थी। लेकिन मार्टिन लूथर ने जिस तरह से प्रोटेस्टेंट धर्म को बढ़ावा दिया, मानववाद को बढ़ावा दिया और धर्म के एक नए रूप को सबके सामने लाया, उससे लोगों की चेतना या लोगों के कॉन्शियसनेस में चेंज आया और लोगों ने कहीं ना कहीं तर्क का सहारा लेना शुरू किया। और इस सब से क्या हुआ, इन सब से दास प्रथा पर बुरा असर पड़ा, दास प्रथा कमजोर हुई, स्लेव सिस्टम कमजोर हुआ। फिर मैंने एक रीजन आपको बताया कि उस समय ब्लैक डेथ नाम की एक बीमारी हुई जिसमें 60 से 70% लोग खत्म हो गए, और जब 60 से 70% लोग खत्म हो जाएंगे तो लेबर का शॉर्टेज हो जाएगा। ये दो मेन ऐसी व्यवस्था हुई जिसके कारण कहीं ना कहीं सामंतवाद कमजोर हुआ, या कहिए जो सामंत थे वो कमजोर हुए। वहीं दूसरी तरफ, जहां एक तरफ सामंत कमजोर हो रहा है तो दूसरी तरफ एक और फिनोमिना आया कि राजा मजबूत होने लगा। राजा मजबूत क्यों हुआ, राजा मजबूत इसलिए हुआ कि सामंत जब कमजोर होने लगे तो राजा मजबूत हुआ, साथ में राजा की सेना भी ज्यादा पावरफुल हुई क्योंकि जब तर्क का, विज्ञान का महत्व बढ़ा तो नए नए इंस्ट्रूमेंट आए, नए नए औजार आए, नई नई तकनीकी आई, जिससे राजा कहीं ना कहीं मजबूत होने लगा। अब राजा मजबूत हो रहा है, साथ में सामंतवाद कमजोर हो रहा है, तो क्या चेंज आएगा, चेंज ये आएगा कि भाई किसी भी देश में पावर केंद्रीकृत हो जाएगी राजा के पास, अर्थात जो पावर है वो राजा के पास केंद्रीकृत होने लगेगी। और राजा के पास जब पावर आ जाएगी तो राजा संसाधनों का प्रबंधन भी पहले की तुलना में ज्यादा प्रभावी रूप से या ज्यादा इफेक्टिव वे में करने लगेगा। तो यहां तक मैंने आपको बताया कि कैसे राजा का रोल बढ़ रहा है। मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, वो बहुत धीरे धीरे एक एक स्टेप के द्वारा आपको पढ़ा रहा हूं। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य केवल आपके इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को समझाना नहीं, बल्कि एक आपके पढ़ने के तरीके को भी अच्छा करना है ताकि आपका बेसिक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो। अब राजा प्रभावी हो गया, राजा पावरफुल हो गया। एक कारण और है राजा के पावरफुल होने में, वो है नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। पहले कोई भी राज्य छोटे छोटे पार्ट में विभाजित रहता था और अपने इसी एरिया में खुद को सीमित समझता था। मैंने आपको बताया कि जब किसी को यहां से व्यापार यहां करना होता था
तो 2 जगह टैक्स दोगे। अगर मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक करना है तो टैक्स देगा, सपोज करो इसको यहाँ तक करना है तो टैक्स देगा। और कई तरह का टैक्स सिस्टम होता था जिसके कारण चीज़ें महंगी हो जाती थी, व्यापार करना बहुत कठिन होता था। इन सब कारण से कहीं ना कहीं लोगों में एक नाराजगी रहती थी। लेकिन जब राजा मजबूत हुआ, अब राजा मजबूत होगा तो भाई क्या होगा, ये सब कमजोर होंगे, ये सब खत्म होगा। और जब ये सब खत्म होगा तो व्यापार करना फ्री हो जाएगा, कोई कहीं भी व्यापार करे और केवल एक जगह बस टैक्स दे राजा को, और राजा सबको सुविधाएं दे, फैसिलिटी दे। और इस तरह लोगों को यह महसूस हुआ कि एक राज्य के तौर पे रहना, एक राज्य के तौर पे रहना ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू एक छोटी सी सामंत के तौर पे रहना। और सब ने एक बड़े राज्य का समर्थन करना चालू किया, और इस तरह से एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि एक राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट आया और लोगों ने अपने आप को एक राष्ट्र के तौर पे देखना चालू किया। और इस तरह राजा पावरफुल होता चला गया। जब राजा पावरफुल होगा तो संसाधनों का प्रबंधन राजा और तरीके से करना चाहेगा, और बेहतर तरीके से करना चाहेगा। तो अब समझ चलते हैं कि भाई क्या है वो बेहतर तरीका। तो मैंने आपको बताया था कि हम जर्नी में चल रहे, 1500 के पहले तक की हमने बात कर ली कि यहाँ तक सामंतवाद चल रहा था, डार्क एज चल रहा था, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, ट्रेड भी ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था। लेकिन 1500 के बाद हमने आपको बताया कि सामंतवाद कमज़ोर हुआ, राजा मजबूत हुआ, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, और राजा ने कहा कि अब संसाधनों का प्रबंधन हम बेहतर तरीके से और करेंगे। और जब किसी को बेहतर प्रबंधन करना है तो सोचेगा ना कि कैसे करें। आपको भी अगर कोई काम करना होगा तो आप सोचोगे कि कौन कौन से नियम हैं इसको बेहतर करने के, और जो नियम आपको फिर अच्छा लगेगा आप उसको अपना लोगे। तो वैसे ही जो राजा हुआ करता था, उसे जब इकोनॉमी चलाना था तो उसने कहा भाई कैसे कैसे नियम है बताओ, अर्थव्यवस्था का कैसे चलाए, कैसे बताएं। उस समय जो सबसे फेमस नियम था या जो सबसे ज़्यादा उस समय बढ़ रहा था वो था वाणिज्यवाद, जिसकी बात हमने अभी की, जिसको हम मर्केंटिलिज्म बोलते हैं। अब सवाल है कि मर्केंटिलिज्म क्या है। तो मर्केंटिलिज्म एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो निम्न विचारों पे आधारित है, जिसको हम बेसिक फीचर्स ऑफ मर्केंटिलिज्म भी कह सकते हैं। अब आप समझिएगा, देखिए आप कोई बच्चों वाली पढ़ाई नहीं कर रहे हो कि आपको एक परिभाषा दे दूं या लिखवा दूं और आपको वो परिभाषा अच्छी लगे, रट लो, हो जाएगा, ऐसा नहीं। हम जो पढ़ रहे हैं उसका तरीका अलग है, उसकी यूटिलिटी अलग है, और यूपीएससी के अकॉर्डिंग है ना। तो आपकी जो अभी तक पढ़ाई का तरीका था, मुझे नहीं पता कैसा था, पर मैं उस तरह नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा तरीका जैसा है जो यूपीएससी की डिमांड है। तो बेसिक फीचर जो क्या थे मर्केंटिलिज्म के, वो ये थे। अब आपको मैं कुछ फीचर्स बता रहा हूं। पहला फीचर था कि अगर किसी भी राजा को मजबूत होना होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था होती किस लिए है, राज्य का, राष्ट्र को मजबूत बनाना। कोई भी राजा क्यों अर्थव्यवस्था को बेहतर बना रहा है, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत राज्य के तौर पे हम स्थापित हो, हमारे पास ज़्यादा पावर रहे। तो उस समय जो कॉन्सेप्ट थे, है ना, उस समय कई ऐसे फिलोसफर थे, जैसे एक बैप्टिस्टा, एक मून, इन्होंने कुछ थ्योरी दी थी और उसमें कहा था कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो प्रीसियस मेटल हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर। क्या कहा, पहली बात उन्होंने कही कि इस दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं वो प्रीसियस मेटल हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर। और ये कहा कि सबसे ज़्यादा अगर पावरफुल बनना है तो यही गोल्ड एंड सिल्वर को अपने पास एक्यूमुलेट करना होगा। क्या करना होगा, केंद्रीकृत करना होगा, अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाना होगा। साथ में ये भी कहा, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये कही गई, है ना, ये सब पूरे के पूरे हम जो पढ़ रहे हैं वो बेसिक फीचर्स भी हो जाएंगे मर्केंटिलिज्म के। तीसरी बात ये कही कि जीरो सम गेम, मतलब ये कहा कि जो गोल्ड एंड सिल्वर हैं, जो प्रीसियस मेटल हैं, वो पूरे दुनिया में सीमित हैं।
अर्थात अगर आपको पावरफुल बनना है दूसरे राजा या दूसरे राज्य की तुलना में, तो आपको चीजें छीननी पड़ेंगी, क्योंकि दूसरे के पास ज्यादा होगा तो इसका मतलब आप कमजोर हो, और अगर आपके पास ज्यादा है तो मतलब दूसरा कमजोर है। इस तरह यह कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा था। तीसरी बात इसमें क्या कहा है ना, चौथी बात जो कही गई वो ये कही गई कि स्टेट को अर्थात किंग को पावरफुल रहना होगा और पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करना होगा, पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर हमारे पास प्रीसियस मेटल नहीं होंगे तो राज्य कमजोर हो जाएगा। अब सवाल है कि प्रीसियस मेटल आएंगे कैसे, इसके लिए राजा को संसाधनों पे कठोर नियंत्रण या रेगुलेशन करना होगा, और वो क्या करना होगा ये बताया गया। ये बताया गया कि कठोर नियंत्रण क्या करना होगा, इसलिए करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें, क्योंकि जितना एक्सपोर्ट करेगा कोई देश उसके पास गोल्ड और सिल्वर उतना ही आएगा। भाई जब कोई सामान बेचेगा तो उसके बदले में गोल्ड और सिल्वर ही तो लेगा। जैसे भारत काली मिर्च, सिल्क ये सब बेचता था तो उसके बदले में गोल्ड लेता था, सिल्वर लेता था, या चीन मान लो बेचता था तो लेता था, और यूरोप से कम होता जाएगा। तो चूंकि यूरोप में जब वाणिज्यवाद या वाणिज्यवाद या मर्केंटलिज्म आ रहा है तो वहां ये बात बार बार कही जा रही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ावा दो, और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या करना पड़ेगा, राजा को अपने पास शक्तियां लानी पड़ेंगी, और अपने क्षेत्र में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी बिजनेसमैन काम कर रहे हैं, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व हैं, उनको ये आदेश देगा कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, और साथ में कम से कम इंपोर्ट भी करने को कहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा इंपोर्ट होगा उतना ही किसी राज्य की प्रीसियस मेटल कम होंगे, और कॉन्सेप्ट ये आएगा कि देश कमजोर होगा। तो कहने का मतलब वाणिज्यवाद एक ऐसी विचारधारा थी, मर्केंटलिज्म एक ऐसी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी थी जो कहती थी कि ज्यादा से ज्यादा किसी राज्य को अपने पास प्रीसियस मेटल रखने चाहिए, प्रीसियस मेटल को रखने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, इंपोर्ट को कम करना चाहिए, या कहें कि बैलेंस ट्रेड हमेशा देश के हित में होना चाहिए। और ये सब तभी संभव हो पाएगा जब राज्य ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण रखेगा। तो एक ऐसा माहौल बना कि अब राज्य में राजा के पास ज्यादा पावर होती थी, इकोनॉमी सेंट्रलाइज्ड हो गई, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही थी, इंपोर्ट को कमजोर कर रही थी। अब इससे क्या होगा, अब इसके दो फायदे होंगे प्रो। इससे क्या होगा, सबसे पहले तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के कारण ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ने लगा, और इकोनॉमी में जो फायदा हुआ, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो मर्केंटलिज्म के प्रो एंड कॉन्स पढ़ रहे हैं। मर्केंटलिज्म क्यों आया ये बता दिया, मर्केंटलिज्म आने में क्या क्या फीचर्स आए वो हमने चर्चा कर ली। अब हम पढ़ रहे हैं मर्केंटलिज्म के क्या फायदे थे। तो सबसे पहला जो इसका फायदा था कि इसने ट्रेड को बढ़ावा दिया, साथ में मर्केंटलिज्म ने कहीं ना कहीं नेशन को मजबूत बनाया, क्योंकि इसने प्रीसियस मेटल जो मैंने बताया उसको बढ़ावा दिया, और राज्य मजबूत और शक्तिशाली होने लगे। तो ये तो फायदा था मर्केंटलिज्म का। पर सवाल है कि क्या मर्केंटलिज्म एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, या मर्केंटलिज्म संसाधनों का सबसे बेहतर प्रबंधन करता है? अगर मर्केंटलिज्म संसाधनों का सबसे बेहतर प्रबंधन करता या सबसे अच्छी धारणा होती, तो फिर तो हमें कोई और नए इकोनॉमिक सिस्टम को लाने की जरूरत ही नहीं होती। पर कुछ तो ऐसी कमियां रही होंगी मर्केंटलिज्म में जिसके कारण हमें नए इकोनॉमिक सिस्टम की ओर जाना पड़ा। तो आइए हम देखते हैं कि मर्केंटलिज्म में क्या क्या कमी थी। तो हम पता करते हैं अब निगेटिव पॉइंट मर्केंटलिज्म के क्या क्या थे। सबसे बड़ा जो इसका नेगेटिव पॉइंट था वो मर्केंटलिज्म का ये था, इसने इनएफिशिएंट इकोनॉमी को बढ़ावा दिया। इनएफिशिएंट कैसे? क्योंकि इसने क्या किया, इसने राजा को पावरफुल बनाया, और राजा ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट को कम करने के लिए
संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया, संरक्षणवाद को, या जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म। संरक्षणवाद क्या होता है मैं ऐसे आपको समझा दूं, आज के संदर्भ में आप देखिए, सपोज करिए भारत है, भारत में दिवाली का त्यौहार आता है और दिवाली के त्यौहार में चीन का आइटम बिकने लगता है। अगर लेकिन भारत संरक्षणवाद को बढ़ावा देगा तो कैसे वो काम करेगा समझिए। इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो भारत है इंडिया, और इंडिया में एक दिया 10 रुपए का बनता है, एक दिया 10 रुपए का मान लो बनता है, और यही चाइना एक दिया मान लो 5 रुपए में बना देता है, तो भारत के लोग इसको लेना पसंद करेंगे और चाइना का आइटम भारत में बहुत ज़्यादा आने लगेगा। लेकिन भारत अगर संरक्षणवाद को बढ़ावा देता है, अगर प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा देता है, तो तुरंत क्या कहेगा कि भाई चीन का जो भी आइटम आएगा उसमें हम शुल्क लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे, और वो टैक्स होगा मान लो पर दिए 10 रुपए। तो अब चाइना का दिया आएगा तो 5 रुपए में, लेकिन भारत में आकर वो 15 रुपए का हो जाएगा, और फिर लोग भारत का दिया खरीदने लगेंगे, और इस तरह भारत के व्यापारियों को संरक्षण दिया जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को संरक्षणवाद कहते हैं, और इससे कहीं ना कहीं भारत अपने आयात को कम करेगा और निर्यात को बढ़ाएगा। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान होगा कि जो भारत के व्यापारी हैं, जो भारत के बिजनेसमैन हैं, वो अपने अंदर सुधार करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अब कोई कंपटीशन रह ही नहीं गया। भारत वाले को लगेगा कि जब हमारा दिया ऐसे ही बिक रहा है तो हम 10 रुपए का ही बना के बेचें, हम क्यों इसमें रिसर्च करें, क्यों इसमें इनोवेशन करें, क्यों हम इसको सस्ता बनाने की कोशिश करें। और भारतीय लोगों के पास कोई प्रेरणा नहीं रहेगी, कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा, कंपटीशन नहीं रहेगा, जिसके कारण हम हमेशा अक्षमतावान या इनएफिशिएंट ही रह जाएंगे, और रिसोर्स का जो हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या क्वालिटेटिव यूटिलाइजेशन करना था वो नहीं कर पाएंगे। और यही चीज सोम हुआ कि कहीं ना कहीं वणिकवाद ने संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया, और संरक्षणवाद ने अर्थव्यवस्था में क्षमता को कमजोर किया, जिसके कारण संसाधनों का प्रबंधन भी कुशलतापूर्वक या इफिशिएंट वे में नहीं होने लगा, और इस संस्था पे वाणिज्यवाद पे सवाल खड़े होने लगे। जब वाणिज्यवाद पे सवाल खड़ा हुआ तो फिर वाणिज्यवाद की कमियां दिखने लगी। वाणिज्यवाद की दूसरी कमी क्या थी कि इसने उपनिवेशवाद को बहुत बढ़ावा दिया, कॉलोनिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। आप कह सकते हो कि वाणिज्यवाद ने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रीशियस मेटल चाहिए, और हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट कम करना है। तो कहीं ना कहीं भाई आप इंपोर्ट कम कब करोगे, एक्सपोर्ट कब करोगे? तो रिसोर्स कब, जब आपको फ्री में मिलने लगे। अगर आपको फ्री में रिसोर्स मिलने लगा, फ्री में रॉ मटेरियल मिलने लगा, तो आपको उसके बदले में सोना चांदी नहीं देना पड़ेगा। तो उदाहरण के तौर पे समझिए कि जैसे मान लीजिए ये देश है यूके, ये है मान लो इंडिया। अब यूके को मर्केंटलिज्म पता है, यूके चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास प्रीशियस मेटल हो, तो यूके क्या करेगा? भारत को सामान ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, और भारत से जितना भी कच्चा मटेरियल हो फ्री में लेके आओ। क्यों? क्योंकि भाई अगर पैसे दे के लाना पड़ा तो सोना चांदी भारत में आने लगेगा। तो ये कैसे होगा? तो यूके ने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। जब कब्जा किया तो इसको अपना उपनिवेश या कॉलोनी बना ली। जब कॉलोनी बना ली तो सारा कच्चा मटेरियल या सोना चांदी सब यूके ले गया। देखा होगा आपने कितने चोरी के इल्जाम इस पे लगे, है ना? और यहां पर अपना व्यापार बढ़ाने लगा, और इस तरह आप कह सकते हो कि वणिकवाद ने कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद को भी बढ़ावा दिया। तो ये वणिकवाद की दो कमजोरियां मैंने आपको बताई। इस तरह से हमने आज समझा कि वणिकवाद कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। अब हम आगे चलते हैं। वणिकवाद पे जब सवाल लगने लगे और कहीं ना कहीं वणिकवाद पे ये लगा कि उसने अर्थव्यवस्था पे उतना प्रभावी योगदान नहीं दिया, तो एक नई विचारधारा आई। उस विचारधारा को हम कहते हैं पूंजीवाद।
या कैपिटलिज्म। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैपिटलिज्म क्यों आया, इसके पीछे क्या दर्शन है, क्या फिलॉसफी है, क्या रीजन है। फिर हम पढ़ेंगे कि कैपिटलिज्म क्या है, और फिर हम पढ़ेंगे कैपिटलिज्म के प्रो एंड कॉन्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी बातों को समझेंगे। थैंक यू।